हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल जर्नी विद एसपी। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3D सीरीज एलिमेंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें सबसे पहला है कलर फॉर्मेशन टेंडेंसी, दूसरा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन टेंडेंसी और लास्ट में पढ़ेंगे एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में। 3D सीरीज के एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर करता है। और जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप समझें, स्कैंडियम से लेके जिंक तक, यानी एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट होते हैं वो 3D सीरीज को बिलोंग करते हैं। और इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D ऑर्बिटल में फिल होता है। अच्छा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकम्प्लीट रहते हैं, यानी पार्शियली फिल्ड रहते हैं 3D ऑर्बिटल, जिनकी वजह से इनमें डाइवर्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं, जिसमें कलर की प्रॉपर्टी हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एबिलिटी हो या एलॉय फॉर्मेशन टेंडेंसी हो। इन्हीं सब टॉपिक्स को आज के वीडियो में भी डिस्कस किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कलर प्रॉपर्टीज़ की। तो मेनी 3D ट्रांजिशन मेटल्स डिस्प्ले वाइब्रेंट कलर्स ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ये सब कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिर चाहे वो सॉलिड कंपाउंड में शो करें या इनके एक्वस सॉल्यूशन में शो करें। ये सभी एलिमेंट या जो मेटल्स होते हैं इनमें 3D ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड रहता है, जिसकी वजह से इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हैं उसमें डी ट्रांजिशन देखने को मिलता है। अब डी ट्रांजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि मेटल्स किसी ना किसी क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है और उन्हीं क्रिस्टल फॉर्म में मेटल्स के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। अब ये जो डी ऑर्बिटल हैं, जब तक कि इनसे कोई लिगेंड बॉन्ड बनाने नहीं आता है तब तक ये डी जनरेट ऑर्बिटल कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सबकी सेम रहती है। लेकिन जैसे ही कोई लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करता है तो कहीं ना कहीं इनके जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है, जिसकी वजह से इनका जो डी ऑर्बिटल, जो 5 डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं 2 एनर्जी लेवल में, जिसमें से एक एनर्जी लेवल ईजी लेवल कहलाता है और एक एनर्जी लेवल T2G लेवल कहलाता है। ये जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, जिसमें ईजी लेवल का एनर्जी लेवल ऊपर की ओर होता है और T2G लेवल जो होता है वो एनर्जी लेवल में नीचे होता है। इसी स्प्लिटिंग को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा गया है, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, नेक्स्ट वाले चैप्टर में, इसी के बाद जो डी ब्लॉक के बाद चैप्टर है। तो जो डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है उसमें क्या होता है कि जो T2G लेवल होता है वो कम एनर्जी लेवल वाला है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ईजी लेवल में चला जाता है, इसीलिए इसे डी ट्रांजिशन कहते हैं। क्योंकि डी दोनों में जो इलेक्ट्रॉन का जो एक ट्रांजिशन होता है वो दोनों ही सेम ऑर्बिटल में होता है, मीन्स डी ऑर्बिटल में ही होता है। बस एक कम एनर्जी लेवल का डी ऑर्बिटल होता है और एक ज़्यादा एनर्जी वाला डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए इसका नाम डी ट्रांजिशन कह दिया गया। और जितने भी कंपाउंड होते हैं जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं उनमें देखने को ये मिलता है कि वो डी ट्रांजिशन करने के लिए कैपेबल होते हैं। नाउ द कलर इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लिगेंड इन्वायरमेंट। तो कलर की इंटेंसिटी जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के इन्वायरमेंट पर डिपेंड करती है। अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो टाइटेनियम+3 आयंस जो होते हैं वो वायलेट कलर के होते हैं, वाइल क्रोमियम+3 आयंस जो होते हैं वो ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक पिक्चर में दिखेगा कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, उनके कलर्स भी दिए गए हैं, यानी कि कौन से आयन कौन से कलर को शो करते हैं और उनका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में, जो 3D ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके बिहाफ पे आप इन कलर को नोट कर सकते हैं। और ये आपको एक तरह से रेफरेंस के तौर पे काम आएंगे जब भी आप इससे रिलेटेड कोई आंसर लिखेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि स्कैंडियम+3 है। स्कैंडियम+3 में देखिएगा 3D जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसीलिए ये कलरलेस होता है, क्योंकि इसमें जो डी ट्रांजिशन करने की कैपेबिलिटी है वो नहीं होती है, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा एक भी तो वो ट्रांजिशन कैसे करेगा। सिमिलरली टाइटेनियम+4 का भी देखेंगे तो 3D जीरो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए ये कलरलेस होता है। और अगर आप देखेंगे टाइटेनियम+3, इसका कलर पर्पल होता है या वायलेट कलर का होता है। और दूसरे और भी कलर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए Mn+2 आयन है, Mn+2 का 3D 5 हो जाएगा, इसका पिंक कलर दिखाता है। सिमिलरली आयरन+2, आयरन+3 येलो और ग्रीन होता है। ये कोबाल्ट का आप देखेंगे तो ब्लू और पिंक में दिखेगा कलर दिखा रहा है। इसी तरह निकिल+2 जो है वो ग्रीन कलर दिखा रहा है, कॉपर+2 ब्लू कलर दिखा रहा है, उसमें 3D 9 कॉन्फ़िगरेशन है। जबकि लास्ट में जिंक+2 देखेंगे तो कलरलेस दिखा रहा है। तो इस टेबल के थ्रू आप आयंस का कलर नोट कर सकते हैं और वो फ्यूचर रेफरेंस में आपके लिए काम आएगा।
अब बढ़ते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो 3D एलिमेंट के कलर को एक तरह से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, वो ये है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल होती है वो डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड के केस में डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब दो अलग अलग तरह के लिगेंड होते हैं तो वो स्प्लिटिंग अलग अलग तरीके से करते हैं ऑर्बिटल्स की। वो अलग अलग एनर्जी लेवल पर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से हमें उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर देखने को मिलता है। इसी तरह ऑक्सीडेशन स्टेट भी जो है डी इलेक्ट्रॉन को एक तरह से अफेक्ट करती है और इसकी वजह से कलर इंटेंसिटी भी अफेक्ट होती है। अब अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो देखिए टाइटेनियम का कलर इसमें +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से देखिएगा पर्पल या जो वॉयलेट कलर है वो दिख रहा है। वैनेडियम तो अगर आप देखेंगे तो उसके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से उसके अलग अलग कलर हैं। जैसे क्रोमियम में देखेंगे +2 में ब्लू टाइप का दिख रहा है, +3 में ग्रीन है, +6 में ऑरेंज है। और अगर आप देखेंगे +6 K2Cr2O7 जो होता है वो ऑरेंज कलर का ही होता है। मैंगनीज में देखेंगे +2 में और +7 में। इसी तरह आयरन में +2 +3 में देखेंगे, कोबाल्ट में देखेंगे +2, निकेल +2, कॉपर +2। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। अब बात कर लेते हैं 3D सीरीज एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, ये एक तरह के सॉल्ट ही होते हैं, ये भी एक तरह के, बट इसमें एक ऐसा पोर्शन होता है जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, वो वाटर में डिसॉल्व करने पर फर्दर डिसोसिएट भी नहीं होता है, इसीलिए इनको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। साथ ही इनमें मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से इसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के तौर पर भी समझा या पढ़ा जाता है। तो जो भी जो 3D सीरीज के या ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं इनमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बनाने का या जो एक उनका जो टेंडेंसी होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके पीछे के कुछ मेन रीज़न है, जिसमें सबसे पहला यही होता है कि जो भी कैटायंस होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अराइज हो जाती है। नाउ दीज कैटायंस हैव हाई पॉजिटिव चार्ज। जितने भी ये कैटायंस आप देखेंगे, किसी का देखिए +2 चार्ज है, किसी पे +3 है, किसी पे +5 है, किसी पे +7 है। तो हाई पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से भी क्या होता है कि लिगेंड के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरह से उनकी तरफ से ऑफर किया जाता है तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं। नो दीज कैटायंस हैव स्मॉल साइज। अच्छा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किसी कैटायन के ऊपर होगा उसका साइज ही उतना ज़्यादा छोटा भी होगा, लिगेंड्स को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके थ्रू वो ईजिली इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर पाते हैं। नो एक और रीज़न है, वो है हाई चार्ज टू साइज रेशियो। यहाँ पे क्या होता है कि जो कैटायन का हाई चार्ज टू साइज रेशियो का मतलब है जितना ज़्यादा हाई चार्ज होगा तो रेडियस उसकी उतनी ही ज़्यादा छोटी होती है, और जितना ज़्यादा छोटा आयन हो जाएगा कैटायन जो होता है ट्रांजिशन मेटल का, वो उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है लिगेंड के तरफ या उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसको एक्सेप्ट करना चाहता है अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी अराइज होती है। नाउ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जिनमें इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से उनमें मैग्नेटिक कैरेक्टर एक तरह से देखने को मिलता है। साथ ही इसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि लाइट के प्रति अपना बिहेवियर जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड शो करते हैं, कोई लाइट के प्लेन को राइट में घुमा देगा या कोई लाइट के प्लेन को लेफ्ट में घुमा देता है, जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। तो ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखने को मिलती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिगेंड के इन्वायरमेंट के चेंज होते ही ये प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। इसी तरह बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं दे ऑल्सो प्ले वाइटल रोल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम सच एज हीमोग्लोबिन और विटामिन B12। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसमें आयरन जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है पोरफायरिन रिंग के साथ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की तरह ही काम करता है। सिमिलरली विटामिन B12 जिसे हम कोबालामिन भी कहते हैं, ये भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ना। जो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है वो कहीं ना कहीं मेटल और लिगेंड के बॉन्ड पे डिपेंड करती है। इसीलिए आगे चल के आप पढ़ेंगे कि जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इनर्ट मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक लेबाइल होते हैं। इनर्ट का मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, और इनर्ट के अलावा जो एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है। अब बात कर लेते हैं फाइनली एलॉय फॉर्मेशन की टेंडेंसी की, जो 3D सीरीज एलिमेंट शो करते हैं। तो एलॉय फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलॉयज़ क्या होते हैं। तो जनरली एलॉयज़ जो होते हैं, एलॉयज़ आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ
टू और मोर मेटल्स, यानी कि एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन होती हैं या उनको आपस में मिक्स किया जाता है। अलॉयज में ऑल्सो कंटेन नॉन मेटल्स, उसके अंदर कभी कभी नॉन मेटल भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इस डायग्राम में देखेंगे तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं जैसे स्टील हम लोग जब बनाते हैं तो स्टील में देखेगा आपको कार्बन उसमें देखने को मिल जाता है। तो 3D मेटल्स जो होते हैं वो जाने जाते हैं एलॉयज फॉर्मेशन के लिए, और वो उनके मेटालिक बॉन्डिंग नेचर पर डिपेंड करता है। एलॉयज में जैसे स्टील है, स्टील में आयरन और कार्बन रहता है, जैसे ब्रॉन्ज है उसमें कॉपर और टिन रहता है, और इनकी एनहांस्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती हैं। एलॉय फॉर्मेशन जो होता है वो कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे एटॉमिक साइज, कंपैटिबिलिटी। एलॉय फॉर्मेशन का मेन रीजन यही है, क्योंकि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनकी अगर आप एटॉमिक साइज का, एटॉमिक रेडियस का स्टडी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता है। बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ना होने की वजह से ही वो आपस में अच्छे से उनके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, है ना। अगर एटॉमिक साइज बहुत बड़ा बड़ा होगा तो दो जो आयंस होंगे, मान लीजिए मेटल के, या जो भी एटम्स होते हैं मेटल के, उनकी मिक्सिंग में कहीं ना दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सिमिलर साइज होने की वजह से, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होने की वजह से ही इनकी जो प्रॉपर्टी है वो आसानी से मिक्स हो जाती हैं, और मेटल जो भी आपस में मिलाए जाते हैं वो एलॉय फॉर्मेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। एलॉय की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से इन्हें बनाना ज़रूरी हो जाता है। एलॉय जनरली क्या होता है कि इनमें जब भी एलॉयज़ का फॉर्मेशन किया जाता है तो इसमें देखिए एक तो स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, दूसरा कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी कि इन जो भी मेटल इंडिविजुअली जो आसानी से उसका कोरोजन हो सकता है, लेकिन एलॉय बनाने पर उसका कोरोजन नहीं होता है। और साथ ही साथ उनकी जो डक्टिलिटी होती है वो भी इंप्रूव हो जाती है कंपेयर टू प्योर मेटल्स, यानी कि जो इंडिविजुअल मेटल जब आप उसका डक्टिलिटी नेचर देखेंगे वो काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मान लीजिए एलॉय को बनाने के बाद एलॉय के फॉर्मेशन में डक्टिलिटी इंप्रूव होती है। फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस और इंटरमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं, वो एलॉयज की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने का भी काम करते हैं। इस तरह से अब अगर समरी और कंक्लूजन की बात करें तो 3D सीरीज के एलिमेंट में कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनमें कि कलर फॉर्मेशन टेंडेंसी है, और जो कि डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट और लिगेंड के एनवायरनमेंट पे। साथ ही साथ इनकी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्स होती है, किसकी वजह से, ज्योमेट्रीज और उनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अलग अलग लिगेंड जो नंबर में जब उससे अटैच होते हैं तो इनकी अलग अलग ज्योमेट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर्स हो गए। तो अलग अलग नंबर ऑफ लिगेंड के हिसाब से उनकी ज्योमेट्रीज भी क्या होती है, वेरी करती है। और लास्ट में जो इनकी एबिलिटी होती है एलॉयज फॉर्मेशन की, वो कहीं ना कहीं ऐसी इंडस्ट्रियल और मटेरियल साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो वर्सेटिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो कि 3D सीरीज एलिमेंट के बारे में थे, और जितना भी आप कंटेंट इसमें पढ़ते जा रहे हैं इसको के प्रॉपर एक छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, जो कीवर्ड्स होते हैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, मेन जो की पॉइंट है उसको ध्यान रखना है, और उसी के बिहाफ पे सारे आंसर आपको देने होते हैं। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 3D सीरीज एलिमेंट के कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू सो मच।